सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जर्मनी ने लंदन में दिन और रात लगातार 15 दिन बम गिराए, जिसके कारण इंग्लैंड के लोग पूरी तरह त्रस्त हो चुके थे। इस दौरान इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे और इनके विपक्ष में लेबर पार्टी थी, जिसके लीडर थे क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली का कहना था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो भारत को आज़ाद कर देंगे, और यही कारण रहा कि भारतीयों ने इनका साथ दिया और देखते ही देखते इनकी सरकार भी बनी। और इन्होंने अपने वादे के मुताबिक भारत को आज़ाद करने के लिए भारत में 3 कैबिनेट मंत्री भेजे, जिसे 1946 में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। भारत आने के बाद कैबिनेट मिशन के प्रमुख पैंथिक लॉरेंस ने भारत के प्रमुख नेताओं से एक अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की, जिसके तहत ये सभी पहले 5 वर्षों तक सीखे कि आखिर सरकार कैसे चलानी है। और इसी के कारण हम देखते हैं कि हमें आज़ादी 1947 में ही मिल गई थी, पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सन 1952 में बनाए गए थे। मतलब 1947 से 1952 तक सभी कार्य अंतरिम सरकार के अंतर्गत किए गए थे। इसके अलावा कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत को एक नया संविधान बनाने के लिए भी कहा गया, और इसके बाद संविधान बनाने के लिए इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इलेक्शन करवाए गए। इलेक्शन में चुने हुए लोगों को संसद के सेंट्रल हॉल में बैठाला गया। संविधान बनाने के लिए कुल 389 लोगों को निर्वाचित किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हो गया, जिसके कारण संविधान सभा में निर्वाचित कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और संविधान बनाने वालों की संख्या 389 से घटकर 299 ही रह गई। सन 1950 में जब संविधान पूरी तरह तैयार हुआ, तब सदस्यों की संख्या सिर्फ 284 ही रह गई थी, क्योंकि कुछ लोगों का देहांत हो चुका था। इसलिए संविधान में 284 लोगों के ही हस्ताक्षर हो सके। पर संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए कई अलग अलग 13 कमेटियां बनाई गईं। इन समितियों में सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, या इसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना गया था। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी देखरेख में ही संपूर्ण संविधान को लिखा गया था। इनके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और वी.एन. राव जी को संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया। वी.एन. राव जी ने म्यांमार का संविधान बनाने में भी अपना बहुत योगदान दिया था। संविधान को पूरा बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि संविधान 26 नवंबर को न लागू करके 26 जनवरी को लागू किया गया था? आइए जानते हैं। असल में इसका कारण छुपा था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के दिसंबर महीने में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन कराया गया, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और इस अधिवेशन में नेहरू जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि अब हम अंग्रेजों के आगे नहीं झुकेंगे और अपनी 1 इंच जमीन भी इन्हें नहीं देंगे, और अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को झंडा फहरा दिया, और इस दिन को स्वाधीनता दिवस के नाम से जाना गया और प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाने लगा। स्वाधीनता का मतलब होता है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम पर किसी का हक नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते रहे, लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तब हम संविधान के अधीन आ गए, यानी हम पर संविधान का हक हो गया, जिसके चलते अब हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस नहीं मना सकते थे। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया, क्यों ना संविधान को 2 महीने रुककर उसी दिन लागू किया जाए जिस दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। और इसी के कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और प्रत्येक वर्ष पूरा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगा। आइए अब जानते हैं संविधान के बारे में। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है, और संविधान को अपने हाथों से लिखा था इंडियन कैलीग्राफर
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। कैलीग्राफी कुछ इस तरह की राइटिंग होती है जिसे लिखने के लिए इंक, ब्रश और निब पेन होल्डर का यूज़ किया जाता है। यहाँ अक्षरों को एक खास तरह की डिज़ाइन का प्रयोग करके लिखा जाता है। संविधान लिखने के लिए ऐसे 432 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल हुआ था। ये निब इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगाई गई थी। साथ ही संविधान लिखने वाला कागज़ भी बर्मिंघम से मंगाया गया था। पूरे संविधान को लिखने में पूरे 6 महीने लगे थे। जब इसे तौला गया तो संविधान का वजन 13 किलो था। अब समस्या यहाँ हो रही थी कि इतने बड़े संविधान को कैसे लंबे समय तक बचा कर रखा जाएगा। ऐसे में दिल्ली के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने एक खास तरह के चैम्बर जैसे बॉक्स का मॉडल बनाया जिसमें हीलियम गैस भरी गई थी। असल में इस बॉक्स का आइडिया लिया गया था अमेरिका की GCI यानी गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट से, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के संविधान के लिए ऐसे ही बॉक्स बनाए थे। GCI वही कंपनी थी जिसने मिस्र में मिली ममीज को रखने के लिए नाइट्रोजन के बॉक्स बनाए थे। भारत में वही NPL ने जब भारतीय संविधान को रखने के लिए बॉक्स बनाए तो उनमें कई डिफेक्ट्स आने लगे। कई कोशिशों के बाद भी हीलियम गैस लीक हो जाती थी। ऐसे में NPL ने मदद मांगी अमेरिका की कंपनी GCI से। GCI ने 3 साल बाद ये बॉक्स बनाकर सन 1994 में कैलिफोर्निया से दिल्ली भेजे। इन बॉक्स में 40 से 50% नाइट्रोजन रहती है और ऑक्सीजन की मात्रा 1% से ज़्यादा नहीं रखी जाती है। फिर भी इतनी ज़बरदस्त तकनीक के बाद भी हर 7 महीने में लगभग 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन बॉक्स के अंदर भर जाती है, जिससे निपटने के लिए बॉक्स में कम से कम एक केमिकल रखा जाता है जो ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, जिससे इसमें रखा संविधान सुरक्षित रह सके। इसके अलावा संविधान का हिंदी रूपांतरण किया था बसंत कृष्ण बैद जी ने, जो कि टोटल 264 पन्नों में आया था। इसका कुल वजन 14 किलोग्राम था। प्रेम बिहारी बोस ने संविधान लिखने का कोई पैसा नहीं लिया था। इन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद जी सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।